हूं मैं राजीव। दोस्तों, पिछले साल इन्हीं दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डायलॉग काफी चर्चा में आया था। आप शायद याद कर रहे हो कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इसी समय कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। याद है ना? साल भर बाद अब वो एक और नए तड़कते भड़कते डायलॉग के साथ सामने आए हैं और वो डायलॉग राजस्थान में नरेंद्र मोदी ने उस डायलॉग का इस्तेमाल किया है। दरअसल राजस्थान में आज नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में थे और उन्होंने कहा है कि मोदी की रगों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। जी हां, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोदी की रगों में लहू नहीं, खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, लहू गर्म है। दुश्मन हमसे कभी भी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता। जो हमारा सिंदूर मिटाने निकले थे उनको हमने मिट्टी में मिला दिया। अपने भाषण में खुद का ही नाम लेकर अपनी पीठ ठोकना मोदी जी की पुरानी आदत है। लिहाजा आज भी वो मोदी मोदी कहकर ही भाषण देते रहे और इसमें पाकिस्तान की आलोचना करते करते मोदी ने आदतन पिछली सरकारों को भी निशाने पर ले लिया। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान भारत में डर का माहौल बनाता था। पाकिस्तान भारत में डर का माहौल बनाता था। यह बात नरेंद्र मोदी आज अपने भाषण में कह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि अब मां भारती का सेवक सीना तान कर खड़ा है। इस बात से साफ समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और इन सब के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी सबको अपने निशाने पर ले लिया कि उनके शासन में पाकिस्तान ने डर का माहौल बनाया। लेकिन अब मोदी आ गए हैं, यह बात पाकिस्तान याद रखे। यानी किसी भी तरह ऑपरेशन सिंदूर को अपने सियासी फायदे के लिए भुनाना है और यह बात नरेंद्र मोदी ने आज फिर साबित कर दिखाई है। ध्यान देने वाली बात यहां एक और भी है दोस्तों। आज तारीख कौन सी है? आज 22 तारीख है, 22 मई है और 22 अप्रैल आप रट चुके होंगे। 22 अप्रैल को लहू नहीं सिंदूर की रगों में बहता है वाला भाषण दे रहे हैं। 22 मई को आज दे रहे हैं भाषण नरेंद्र मोदी, क्योंकि ठीक एक महीना पहले ही पहलगाम में यानी 22 अप्रैल को भयानक आतंकी हमला हुआ था पहलगाम के बैसरन घाटी में। और एक महीने से पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के परिजन इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार अब तक उन 4 आतंकियों को नहीं पकड़ पाई है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। आज कांग्रेस ने इस पर फिर से सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इस पर क्या कुछ लिखा है, कहा है, ये जरा आपको दिखा देता हूं। कांग्रेस ने यह कहा है कि आज पूरा देश जानना चाहता है कि पहलगाम में हमारे लोगों की नृशंस हत्या करने वाले आतंकी कहां हैं। भारत का मीडिया यह सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन विदेश में एक पत्रकार ने एस जयशंकर से यह सवाल पूछ लिया। इसके जवाब में एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा हम आतंकियों की पहचान करने में कामयाब रहे हैं। मतलब 1 महीने बीत गए और मोदी सरकार हमले में शामिल आतंकियों की सिर्फ पहचान कर पाई है। यह बयान मोदी सरकार के नकारापन को बताता है, जो पहले हमारे लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम रही और अब आतंकियों को खोजने में नाकाम है। अब सवाल भी वही है, सवाल अब भी वही है। ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, सवाल अब भी वही है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी कहां हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या वो भारत की सीमा पार कर चुके हैं? अगर ऐसा है तो कैसे? क्या वो अब भी भारत में मौजूद हैं? अगर हैं तो कहां हैं? ये सवाल यहां कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। वहीं मोदी ने यह भी नहीं बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार दावा कर रहे हैं कि उनके कारण सीज फायर हुआ, उसमें कितनी सच्चाई है। मोदी की चुप्पी का ही नतीजा है कि ट्रंप ने 10 मई से लेकर अब तक 8 बार यह दावा किया है कि सीज फायर उन्होंने ही करवाया है। अभी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, जी हां, सिरिल रामाफोसा के सामने भी नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं बल्कि ट्रंप की तारीफ हो रही है, क्योंकि ट्रंप ने खुद यही कहा है और कहा है कि हमने ही सीज फायर करवाई। आइए जरा सुन लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह अपने दोस्त मोदी को, जिसको ट्रंप को नरेंद्र मोदी दोस्त बताते हैं, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया है। डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए जरा। If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot.
but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries. And we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But we. तो यहां पर सिरिल रामाफोसा के सामने, यानी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के सामने भी इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे दोनों देशों को हमने ट्रेड के दम पर सीज फायर करवा दिया। कांग्रेस ने भी इस पर सवाल किया है कि मोदी कब जवाब देंगे, कब संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे। दुनिया को बताने के लिए तो प्रतिनिधिमंडल आप दुनिया भर में भेज रहे हैं, लेकिन देश को सही जानकारी देने के लिए संसद सत्र क्यों नहीं बुलाते हैं? क्यों सर्वदलीय बैठक में मोदी नहीं आते? इन सवालों को दरकिनार करने के लिए बीजेपी कांग्रेस पर फिर से रक्षा पर सियासत करने का इल्जाम लगा सकती है। लेकिन मोदी को अब समझना चाहिए कि कांग्रेस पर वार करना, बड़े बड़े डायलॉग बोलना, गैर बीजेपी शासित राज्यों में ईडी सीबीआई का उपयोग करना, ये सारे पैंतरे अब अपनी धार खो रहे हैं और इनसे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। जैसे आज ही तमिलनाडु में तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन यानी टैस्मैक पर छापेमारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई है। टैस्मैक जो है वो तमिलनाडु स्टेट कॉर्पोरेशन मार्केटिंग कॉर्पोरेशन है, जिस पर छापेमारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी आज सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि ईडी सारी सीमाएं लांघ रही है। ईडी जो है वो अपने लिमिट्स को लांघ रही है और संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। ईडी ने तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी टैस्मैक पर मार्च में और फिर 16 मई यानी अभी से 10 दिन पहले, 10 दिन नहीं बल्कि 4 दिन पहले यानी 16 मई को छापेमारी की थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार उसे मिली है। इससे न केवल ईडी की कार्रवाइयों पर एक बड़ा सवाल उठा है, बल्कि यह केंद्र और राज्यों के बीच संघीय ढांचे के सम्मान की आवश्यकता को भी बताता है, जिसे मोदी बार बार नकारते दिखते हैं। इसी तरह वक्फ संशोधन अधिनियम, आज दिन भर सुन रहे थे दोस्तों हमारे इसी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट आप, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में 3 दिनों तक जो सुनवाई चली, उसमें भी सरकार का पक्ष अपनी मनमानी को सही साबित करने का ही दिखा। सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए तुषार मेहता ने जो कुछ बताया था आपने सुना है, मगर कुछ बातें यहां रखना जरूरी है कि आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल और तमाम दूसरे नेता, कपिल सिब्बल पेश हुए, उनके अलावा दूसरे वकील कहूं यहां पे, क्योंकि मामला जो था ये कोर्ट का था, तो कपिल सिब्बल के अलावा वहां राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंह भी, ये तमाम, और हुजैफा अहमदी, इन वकीलों ने इस एक्ट पर, उस प्रावधान पर भी दलील दी जिसमें कहा गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की स्थिति में जांच होने तक उसका वक्फ का स्टेटस लंबित रहेगा। यानी जैसे ही विवाद आया किसी वक्फ की प्रॉपर्टी में, वक्फ पे, वैसे ही इसका स्टेटस जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी वक्फ नहीं रहेगा। और यहां पर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह प्रावधान असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है, जांच की कोई समय सीमा तय नहीं है, इसमें 6 महीना या इससे अधिक भी लग सकता है, तब तक मुस्लिम समाज का उस प्रॉपर्टी से अधिकार खत्म हो जाएगा। वो संपत्ति वक्फ की है या नहीं है, इसके निर्धारण की कोई प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं है, सरकार को ही निर्धारण करना है। निर्धारित होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी बदलाव किया जा सकता है। निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, यह पूर्णतया मनमाना है, यह कपिल सिब्बल ने कही। और इससे पहले सुनवाई में अदालत ने कहा ही था, और खासकर सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने कहा था कि इस कानून में असंवैधानिक क्या है। हम इसे याचिकाकर्ता को साबित करना होगा कि इस कानून में संविधान के हिसाब से यानी असंवैधानिक क्या है, इसे आप लोगों को साबित करना होगा। और आज कपिल सिब्बल ने और उनकी पूरी टीम ने यही बताने की कोशिश भी की। अब कल अदालत अपना फैसला सुना सकती है या फैसला आगे बढ़ा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि आज सुनवाई पूरी हो गई, अब फैसला सुरक्षित है, क्योंकि आज की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कल या कल के बाद जब भी हो, यह पता चलेगा कि मोदी सरकार को इसमें जीत मिलती है या हार मिलती है। लेकिन आज तो ऐसा ही लगा कि बड़ी बड़ी बातें बोलकर भी नरेंद्र मोदी घर में हार रहे हैं।
कैसे हार रहे हैं, इन तमाम मसलों पे हम चर्चा करें। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी के एक भाषण के साथ अभी अभी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी के उस ट्वीट को हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने क्या भाषण, उनके किस कटिंग को यहां पर रखा है वो भी देखते हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। राहुल गांधी लिख रहे हैं, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। नंबर 2, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। नंबर 3, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। आपका खून, नरेंद्र मोदी जी, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। यह बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं और राहुल गांधी ने इसके साथ एक वीडियो भी जारी किया है नरेंद्र मोदी का। जरा उस वीडियो को भी देख लीजिए। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। तो सुन रहे थे आप यहां पर राहुल गांधी ने इसी वीडियो के इस क्लिप को, जो भाषण उनका था उसके क्लिप को यहां पर शेयर किया है। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया, और लेकिन आपका खून कब खौलता है ये बता दीजिए, और पाकिस्तान के सामने आप पस्त क्यों हो गए। नरेंद्र मोदी जी से 3 सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने, और इन तीनों सवालों के साथ अब जरा चलते हैं हमारे तमाम साथियों के बीच, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जीत कर भी हार रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्यों हार रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कैसे बड़ी फजीहत हो रही है, यह सब समझने की हम कोशिश करेंगे। आइए जरा